तो मूवी की शुरुआत में हमें न्यू जर्सी की एक जेल दिखाई गई जहां पर बेकेट नाम के कैदी को 4 घंटे बाद फांसी की सजा दी जानी थी। बेकेट जागा हुआ था तो उससे मिलने फादर जेम्स आए थे जो अंतिम समय में उसके साथ रहेंगे। फादर जेम्स बेकेट से सवाल करने लगे, तो अंतिम समय में तुम्हें कैसा लग रहा है? बेकेट केक खाते हुए कहने लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए आए। मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फादर जेम्स कहने लगे, यहाँ पर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो कुछ और ही फील करता। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि ये तुम्हारे लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? ये सुनकर बेकेट ने घड़ी देखी और कहने लगा, तो फिर तो आप जानते होंगे कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। फादर जेम्स ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल जानता हूँ। बेकेट कहने लगा, तो फिर आप पूरा सच नहीं जानते हो। चलो मैं आपको पूरा सच बताता हूँ। पर मेरी कहानी की शुरुआत किसी और से शुरू होती है। वो मेरी माँ थी। मेरी माँ, जिनका नाम मेरी स्टेला रेडफेलो था। वो हंटिंगटन लॉन्ग आइलैंड में अपनी फैमिली के साथ बड़ी हुई थी और रेडफेलो फैमिली की संपत्ति की वैल्यू तकरीबन 18 से 19 बिलियन डॉलर थी। मेरी माँ बहुत ही शानो शौकत से बड़ी हुई एक बहुत ही अमीर परिवार के बीच। और एक बार उन्हीं के परिवार की पार्टी में मेरी माँ मेरे पिता से मिली, एक वायलिन बजाने वाले आदमी से जिनका नाम गैरी था। फिर क्या हुआ, मेरी माँ यंग थी, अमीर थी, तो फिर वो मेरे पिता के करीब आ गई। आगे हमें दिखाया गया कि मैरी रेडफेलो एक कार में गैरी के साथ इंटीमेट हो रही थी और उसके बाद मैरी प्रेग्नेंट हो गई। मैरी के पिता व्हाइटलॉ रेडफेलो मैरी से कहने लगे, क्या तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया? मैरी ने कहा, मैं 18 साल की हो चुकी हूँ और इसलिए इस बच्चे को जन्म देना मेरा डिसीजन है। व्हाइटलॉ ने कहा, तुम इस बच्चे से छुटकारा पा सकती हो, वरना जो तुम चाहे वो करो। हमारे घर में तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए कोई जगह नहीं होगी। यह सुनकर मैरी रेडफेलो अपने घर को छोड़कर न्यूयॉर्क चली गई। बच्चे को जन्म देने के दौरान वहाँ पर गैरी भी मौजूद था और बच्चे को होता हुआ देखकर वो नीचे गिर गया। उसी दौरान 21 साल की उम्र में ही गैरी की डेथ हो गई और वो मैरी को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। गैरी के जाने के बाद मैरी भी न्यूयॉर्क व्हीकल डिपार्टमेंट में काम करने लगी। मैरी का बेटा बेकेट थोड़ा बड़ा हुआ और मैरी ने उसे सब कुछ बताया कि उसके पिता ने उसे फैमिली से निकाल दिया, लेकिन वो उनकी संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। टैक्स से बचने के लिए मैरी के पिता व्हाइटलॉ ने एक ट्रस्ट बनाया था। इस ट्रस्ट में रेडफेलो परिवार की सारी संपत्ति, जैसे कि उनका इकट्ठा किया हुआ बहुत सारा सोना, उनकी जमीनें, उनके घर, उनके बोट, उनके प्लेन, उनके आइलैंड, सब कुछ आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर हो जाएंगे। और बेकेट उनके आने वाली पीढ़ी का सबसे यंग लड़का था। भले ही व्हाइटलॉ ने मैरी को घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन वो उन्हें संपत्ति से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अपनी माँ से सारी बातें सुनकर बेकेट भी अमीर होने का सपना देखने लगा। मैरी के पास बेकेट को बड़ा करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे, फिर भी उसने बेकेट को हाई सोसाइटी के सारे कल्चर, क्लास और स्टाइल सिखाए थे ताकि बड़ा होकर वो अमीरों की तरह बिहेव करे। तीरंदाजी करते हुए बकेट को अपने साथ तीरंदाजी करती हुई जूलिया नजर आई और उसी वक्त बचपन में ही जूलिया उसे पसंद आने लगी। बेकेट को लगने लगा कि जूलिया उसके लिए परफेक्ट मैच है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिएगा ताकि हमारे इतनी मेहनत से बनाए गए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। एक दिन बेकेट जूलिया की बर्थडे पार्टी में मौजूद था, तभी जूलिया आकर उससे पूछने लगी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब बेकेट ने कहा, मुझे तुम्हारी मॉम ने इनवाइट किया है। जूलिया ने सवाल किया, वैसे तुम रहते कहाँ पर हो? बेकेट ने जवाब दिया, बेलवेल टाउनशिप में। जूलिया ने कहा, मैंने सुना है कि वहाँ लोग स्ट्रीट पर रहते हैं। बेकेट ने जवाब दिया, मैं स्ट्रीट पर नहीं रहता हूँ और वैसे भी मैं काफी अमीर हूँ। बड़ा होकर मैं बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक बनने वाला हूँ। धीरे धीरे जूलिया और बेकेट में दोस्ती हो गई और वो करीब आने लगे और एक दिन थिएटर में जूलिया ने बेकेट को किस भी किया, लेकिन जल्द ही बेकेट के सुनहरे दिन भी खत्म हो गए। बेकेट की माँ मेरी काफी ज्यादा बीमार हो गई और उसका बचना मुश्किल था। बेकेट को लगा कि ऐसे समय में शायद उसकी माँ की फैमिली उनका साथ देगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रेडफेलो फैमिली से कोई उन्हें पूछने तक नहीं आया। अपने अंतिम समय में मैरी ने बेकेट से कहा, बेटा हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम इससे बेहतर लाइफ डिजर्व करते हो, लेकिन रेडफेलो फैमिली ने तुमसे सब कुछ छीन लिया, तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दिया गया। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम जरूर कुछ करोगे, तुम इससे चुपचाप नहीं बैठोगे जब तक कि तुम्हें वो लाइफ नहीं मिल जाती जो तुम डिजर्व करते हो। क्या तुम मेरे लिए करोगे? बेकेट ने भी अपनी माँ को प्रॉमिस करा कि वो जरूर करेगा, पर बेकेट को इस वक्त तक कुछ पता नहीं था कि उसकी माँ किस लाइफ की बात कर रही है जो वो डिजर्व करता है। रेडफेलो फैमिली का एक पूरा कब्रिस्तान था जहाँ पर फैमिली के लोगों को दफनाया जाता था, लेकिन मैरी को वहां न दफनाकर सार्वजनिक कब्रिस्तान में दफनाया गया। अपनी माँ की याद के तौर पर बेकेट ने अपनी माँ के कुछ बाल अपने पास रख लिए और बेकेट सीधा रेडफेलो फैमिली के पास गया अपने हक के लिए, ताकि उसे भी उस घर में जगह मिल पाए। लेकिन बेकेट को सर्वेंट के द्वारा एक लेटर पहुंचाया गया जिसमें लिखा हुआ था, हम तुम्हारी सिचुएशन को समझते लेकिन हम तुम्हारी इसमें कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। इस घटना के बाद बेकेट को फॉस्टर केयर में भेज दिया गया, जहाँ उसके पास ना जूलिया थी और ना ही वो लाइफ जो उसे उसकी माँ ने दी थी। मुश्किलों में बेकेट बड़ा हुआ और बड़ा होकर वो एक क्लोथिंग स्टोर में काम करने लगा और बेकेट अपने घर आकर रेडफेलो फैमिली के बारे में पता किया करता था
कि अभी तक रेड फेलो फैमिली में किसी की डेथ हुई या नहीं। बेकेट जिस क्लोथिंग स्टोर में काम करता था, एक दिन वहाँ पर एक लड़की आई और बेकेट ने उस लड़की को पहचान लिया। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बचपन की फ्रेंड जूलिया थी। बेकेट ने भी जूलिया को देखकर मुंह फेर लिया, लेकिन जूलिया ने बेकेट को पहचान लिया और वो बेकेट से कहने लगी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम मुझे यहाँ मिलोगे। क्या तुम इस सिटी में रहते हो? बेकेट ने कहा, नहीं, सिटी से थोड़ा सा बाहर। तुम बताओ तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है? जूलिया ने कहा, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैं कुछ दिनों के लिए लंदन गई थी, उसके बाद दुबई और वापस से अपनी सिटी में आई हूँ। बेकेट कहने लगा, मुझे लगता है हमें एक अच्छी जगह पर मिलना चाहिए, क्यों ना हम ड्रिंक पर मिले। जूलिया ने कहा, हाँ बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन अब टाइम थोड़ा बदल चुका है। ऐसा कहकर जूलिया ने बेकेट को अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाई। ऐसा कहकर जूलिया जाने लगी और जाते हुए उसने बेकेट से कहा, रेड फेलो फैमिली की फॉर्चून का क्या हुआ जो तुम्हें मिलने वाली थी? बेकेट ने कहा, क्या पता कभी मिल जाए। जूलिया कहने लगी, तुम मुझे कॉल जरूर करना यदि तुम उस फैमिली के सभी मेंबर को मार दो तो। ये कहकर जूलिया वहां से चले गई और बेकेट जूलिया और उसके बॉयफ्रेंड को देखता रह गया। घर जाकर बेकेट अपनी माँ को याद करने लगा और उसे अपनी माँ की कई आखिरी बातें याद आने लगी। तुम चुप नहीं रहोगे जब तक तुम्हें तुम्हारी डिजर्विंग लाइफ नहीं मिल जाती। बेकेट को बताता कि रेड फेलो फैमिली के 7 सदस्य जो उसके और उसकी संपत्ति के बीच आ रहे, जब तक वो उन्हें रास्ते से नहीं हटाएगा तब तक उसकी फैमिली संपत्ति उसकी नहीं हो पाएगी। बेकेट सोचने लगा कि उसे किसको मारने से शुरुआत करनी चाहिए। आगे एक क्लब में एक जवान लड़का टेलर रेड फेलो आया। उस क्लब में बेकेट भी मौजूद था जो टेलर रेड फेलो को देख रहा था। टेलर रेड फेलो अपने फादर की ब्रोकरेज फर्म में काम करता था और रिश्ते में वो बेकेट का कजन लगता था। आगे बेकेट अपने स्टोर में काम करते हुए सोचने लगा कि वो ये काम कैसे करेगा। तभी जिस स्टोर में बेकेट काम करता था उस स्टोर के बॉस ने बेकेट को अपने पास बुलाया और मैनेजर बेकेट को कहने लगा, तुम्हें हमारे न्यू जर्सी वाले वेयर हाउस में काम करना होगा। बेकेट वेयर हाउस में काम नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने वो जॉब छोड़ दी और बेकेट सोचने लगा क्यों ना वो रेड फेलो फैमिली के मेंबर को खत्म करने का काम शुरू कर दे। आगे हमें बेकेट के कजन टेलर रेड फेलो को दिखाया गया जो एक पार्टी में हेलीकॉप्टर लेकर आया और ऊपर से वो पार्टी में मौजूद लोगों पर पैसे बरसाने लगा और उसके बाद टेलर रेड फेलो पार्टी में मौजूद स्विमिंग पूल में कूद गया। वो लोगों के साथ एंजॉय करने लगा और उसी पार्टी में बेकेट भी पहुंच गया। बेकेट के पास कोई प्लान नहीं था कि वो टेलर को मारेगा कैसे। तभी बेकेट की नजर टेलर पर पड़ी जो पानी में वाटर बाइक चला रहा था और बेकेट ने देखा कि टेलर वाटर बाइक से बोट पर जा रहा था। बेकेट को लगा कि बोट पर जाकर वो टेलर का काम खत्म कर सकता है, इसलिए बेकेट भी वाटर बाइक लेकर बोट पर चला गया और उसने देखा कि वहां पर टेलर और उसके साथी नशे में धुत पड़े हुए थे। इसलिए बेकेट एंकर लेकर आया और उसने रस्सी से टेलर के पांव पर नॉट बांध दी। बेकेट पहली बार किसी को मारा था, इसलिए वो अपने आसपास देखने लगा और थोड़ी देर सोचने के बाद उसने उस एंकर को पानी में डाल दिया। एंकर पानी में गया और उसके साथ साथ टेलर भी पानी में चला गया। इस तरह से एंकर ने अपने पहले फैमिली मेंबर को मार दिया था। वो अपनी वाटर बाइक लेकर चुपचाप वहां से निकल गया और उसे किसी ने नहीं देखा। आगे हमें दिखाया गया कि टेलर की डेड बॉडी को रेड फेलो के कब्रिस्तान ले जाया गया और अंतिम संस्कार के दौरान वहां पर बेकेट भी मौजूद था। वहीं पर बेकेट की नजर अपने अंकल वॉरेन रेड फेलो पर पड़ी और बेकेट वॉरेन रेड फेलो से बात करते कहने लगा, सॉरी मुझे बहुत दुख है। तब वॉरेन कहने लगा, सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। बेकेट ने कहा, मेरा नाम बेकेट है, मैं मेरी का बेटा हूँ, रिश्ते में मैं आपका नेफ्यू लगता हूँ। यह सुनकर वॉरेन शॉक रह गया और वो बेकेट को अपने साथ क्लब में ले गया। बेकेट के बारे में सुनकर वार्नर बेकेट को अपने ऑफिस में ले गया और कहने लगा, ये हमारा फैमिली का ऑफिस है। पिछले 100 साल में जितने भी फाइनेंशियल क्राइसिस आए उसका डिसीजन हमारे बोर्ड रूम में हुआ है। और वार्नर कहने लगा, हमें टेलर की जगह किसी और की जरूरत पड़ेगी। अच्छा तुम यहाँ पर आ गए, अब से तुम यहाँ पर टेलर का काम संभालोगे। बेकेट ने कहा, लेकिन मैं इतना क्वालिफाई नहीं हूँ कि मैं कर पाऊंगा। वार्नर कहने लगा, ये नेपोटिज्म है, टेलर भी इतना क्वालिफाई नहीं था और ना ही मैं इस कंपनी में काम करने के लिए क्वालिफाई हूँ। सच तो यह है बेकेट, इतने दिनों तक मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए थी, तो क्यों ना मैं अब तुम्हारी हेल्प करूं। बेकेट के प्लान में यहाँ पर जॉब करना शामिल नहीं था, लेकिन उसे जॉब की जरूरत थी, इसलिए वो मना भी नहीं कर पाया। आगे बेकेट टेलर की जगह काम करके फाइनेंशियल मार्केट के काम सीखने लगा। वो काम को समझने लगा और जल्दी उसे समझ में आ गया कि न्यूयॉर्क के वेल्दी लोग कोई पैसा नहीं बनाते, बल्कि वो उन पैसों में परसेंटेज लेते जो पैसा दूसरे लोग बनाते। बेकेट अपने घर में काम को स्टडी कर रहा था, तभी उसे जूलिया को कॉल आया और बेकेट जूलिया से कहने लगा, बताओ तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है। जूलिया ने कहा, हाँ हम अभी अभी अपने हनीमून से लौटे हैं। तुम्हें पता है तुमने पिछली बार मुझे ड्रिंक के लिए पूछा था और मैंने तुम्हें इनकार कर दिया था। वो मोमेंट तुम्हारे लिए काफी एम्बेरस रहा होगा, तुम्हें वापस से ट्राई करना चाहिए। यह सुनकर बेकेट ने कहा, क्या तुम मुझसे ड्रिंक पर मिल सकती हो। जूलिया कहने लगी, नहीं मैं मैरिड हूँ, हम कभी और मिलेंगे। और ऐसा कहकर जूलिया ने कॉल कट कर दिया। जूलिया अपनी शादीशुदा जिंदगी से ज्यादा खुश नहीं थी और वो बेकेट को प्यार भी करती थी, इसलिए वो बेकेट को कॉल कर रही थी। बेकेट भी अपने अगले टारगेट की रिसर्च में लग गया जिसे उसे खत्म करना था और दूसरा नंबर था नो रेड फेलो का, जो कि एक आर्टिस्ट था।
जिसे फोटोग्राफी और पेंटिंग्स का काफी शौक था। बेकेट भी नो रेड फेलो के इंटरव्यू देखने लगा उसे अच्छी तरह से समझने के लिए। और उसके बाद बेकेट नो के फोटोग्राफी एग्जीबिशन में पहुंच गया, जहां बेकेट दूसरे लोगों के सामने फोटोग्राफ्स की तारीफें करने लगा। अपनी तारीफें सुनकर नो भी बेकेट के पास जाकर खड़ा हो गया और बेकेट नो से कहने लगा, मैं तुम्हारा और तुम्हारे काम का बहुत बड़ा फैन हूँ। बेकेट नोआ से कहने लगा, मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, मैं तुम्हारा कजन हूँ। ये सुनकर नोआ को बेकेट की बात पर विश्वास हो गया और वो उससे बात करने लगा। आगे बेकेट नोआ को अपनी लैब में ले गया, जहाँ वो फोटो डेवलप करता था। और वहाँ पर बात करते हुए नोआ सिगरेट पीने लगा और उसने एक सिगरेट बेकेट को भी ऑफर की, लेकिन बेकेट ने मना कर दिया। तभी नोआ की गर्लफ्रेंड ने उसे आवाज लगाई। नोआ की गर्लफ्रेंड रूथ को उसका सिगरेट पीना पसंद नहीं था, इसलिए नोआ बेकेट को कहने लगा, उसे मत बताना मैं सिगरेट पी रहा था। रूथ भी बेकेट से मिली और उसने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया। और डिनर करते हुए रूथ बेकेट से पूछने लगी, तुम क्या करते हो? बेकेट ने जवाब दिया, मैं फाइनेंस में काम करता हूँ। रूथ ने बताया कि वो डेनिम में काम करती है, जो जल्दी अपना करियर ऑप्शन चेंज करने वाली है। वो टीचिंग में जाना चाहती है। डिनर के बाद बेकेट वहां से जाने लगा। तब रूथ ने उसे कहा, तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई। वैसे थर्सडे को हमारे घर में डिनर है कुछ दोस्तों के साथ, क्या तुम भी आना चाहोगे? बेकेट ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल आऊंगा। अगले दिन बेकेट अपने ऑफिस के काम में लग गया और वो सोचने लगा, पहले टाइम पर मैं लकी था, इसलिए मैं टेलर रेड फेलो को मार पाया, लेकिन इस बार नोआ को मारने के लिए मुझे कुछ प्लान करना होगा। अब थर्सडे को नोआ के घर पर सभी लोग डिनर के लिए मौजूद थे। उस वक्त बेकेट भी नोआ के दोस्तों के साथ डिनर कर रहा था और बेकेट ने महसूस किया कि नोआ की गर्लफ्रेंड रूथ नोआ के फ्रेंड्स की बात सुनकर ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही थी। मतलब वो हंसने का ट्राई तो कर रही थी, पर उसे ये सारी बातें बकवास लग रही थी। कुछ देर बाद बेकेट डिनर टेबल से उठकर नोआ की लैब की तरफ चला गया और बेकेट फोटोग्राफ डेवलप सॉल्यूशन के अंदर सल्फर और पोटेशियम क्लोराइड मिलाने लगा, जो वो अपने साथ लेकर आया था, जिसके कारण वो सॉल्यूशन डायनामाइट की तरह काम करने लगेगा और लोग भी यही समझेंगे कि लोआ ने सॉल्यूशन के अंदर ऐसा कुछ मिला दिया था जिसके कारण विस्फोट हुआ। और उस सॉल्यूशन की बॉटल को भी बेकेट ने किचन सिंक के पास रख दिया था। बस अब लैब के अंदर एक छोटे से स्पार्क की जरूरत थी, जिसके कारण एक बड़ा विस्फोट होगा। और इसलिए बेकेट ने लैब के अंदर एक सिगरेट भी फेंक दी, ताकि सभी को लगे नोआ लैब के अंदर सिगरेट पी रहा था, इसलिए विस्फोट हुआ। नोआ बेकेट को ढूंढते हुए ऊपर गया और बेकेट ने लैब का बल्ब तोड़ दिया, ताकि जब भी नोआ बल्ब को स्टार्ट करे वहां पर एक स्पार्क हो और लैब के अंदर एक बड़ा विस्फोट हो जाए। नोआ भी बेकेट को ढूंढते हुए लैब की तरफ आया। तभी बेकेट लैब से बाहर निकला। तब नोआ बेकेट से पूछने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बेकेट कहने लगा, सॉरी मैं पकड़ा गया, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा फोटोग्राफ चुरा कर ले जा रहा था। नोआ खुश हुआ और उसने फोटोग्राफ पे अपने साइन करके बेकेट को दे दिया। डिनर के बाद सभी लोग अपने जैकेट उठाकर वहाँ से जाने लगे, लेकिन रूथ बेकेट को देख रही थी, इसलिए उसने अपना जैकेट नहीं उठाया और बेकेट रूथ को बाय कहकर बाहर निकल गया। बेकेट बाहर आकर वेट करने लगा। तभी उसका जैकेट लेकर बाहर रूथ आ गई और रूथ बेकेट से कहने लगी, तो तुम मुझसे अकेले में मिलना चाहते थे, इसलिए तुम अपना जैकेट वहाँ पर छोड़कर आए। बेकेट के करीब आते ही बेकेट रूथ को किस करने लगा। रूथ भी अपने आप को रोक नहीं पाई और वो उसे किस करने लगी। दूसरी तरफ नोआ ने अपनी लैब में जाकर बल्ब स्टार्ट किया और तभी एक बड़ा धमाका हुआ। नोआ भी मारा गया और बेकेट उसके फ्यूनरल पर गया। फ्यूनरल से निकलते समय बेकेट को एक एफबीआई ऑफिसर मिली और वो बेकेट को अपने साथ पूछताछ करने के लिए ले गई। एफबीआई ऑफिसर को बेकेट के डॉक्यूमेंट देखकर पता चला कि वो भी रेड फेलो फैमिली से था। तब बेकेट ने उन्हें बताया, हाँ मेरी मॉम इसी परिवार से थी और नोआ मेरा अच्छा फ्रेंड था, इसलिए मैं उसके फ्यूनरल पर गया था। एफबीआई ऑफिसर ने पूछा, तो आप रेड फेलो फैमिली के संपत्ति के हिस्सेदार नहीं हो? बेकेट कहने लगा, मैं अभी 9 to 5 जॉब करता हूँ और अगर मुझे इतनी संपत्ति मिलने वाली होती तो क्या मैं ये जॉब करता? आप मुझसे पूछताछ कर रहे हो, क्या आप लोग मुझे बताओगे आप मुझसे पूछताछ क्यों कर रहे हो? तब एफबीआई ऑफिसर ने कहा, एक के बाद 2 फैमिली मेंबर की डेथ हो गई, तो हमारी ब्यूरो का प्रोटोकॉल है, जब एक के बाद एक कोई घटनाएं होती है तो हम उसके बारे में पता करते हैं। आगे बेकेट अपने कैबिन में अपनी माँ को याद कर रहा था। तभी वहाँ जूलिया आ गई और जूलिया उसे कहने लगी, ये जॉब तुम्हें हार्ड वर्क की वजह से मिली या नेपोटिज्म की वजह से? बेकेट ने कहा, अभी मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है। तब जूलिया ने कहा, वो क्लाइंट मैं ही हूँ। तुम तो जानते ही हो मेरे हस्बैंड को उसके फादर की ब्रोकरेज विरासत में मिली है, लेकिन उसे उसके फादर का टैलेंट नहीं मिला, इसलिए उसने ब्रोकरेज का सारा पैसा गवा दिया। इसलिए मैं यहाँ पैसों के लिए आई हूँ और मैंने उसे ये बात नहीं बताई। बेकेट ने कहा, ठीक है, मैं बैंक में कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस काम में तुम्हारी हेल्प करेंगे। जूलिया कहने लगी, ये तो तुम ऑफिशियल बातें करने लगे, क्या टेबल के नीचे से कुछ लेन देन नहीं हो सकता? बेकेट कोई जवाब नहीं दे पाया और जूलिया वहां से जाते हुए कहने लगी, मैं इस बारे में तुमसे बाद में बात करूंगी और मैं ज्यादा वेट नहीं कर पाऊंगी। और वैसे भी मैंने रेड फेलोस के बारे में कुछ सुना है। रेड फेलो फैमिली के 2 सदस्य टेलर और नोआ मारे गए, तो अगला नंबर किसका होने वाला है? अगर ये सब तुम कर रहे हो तो मैं थोड़ी नर्वस हूँ। ऐसा कहकर जूलिया वहां से चली गई। जूलिया बेकेट से प्यार करती थी, इसलिए वो चाहती थी जल्द से जल्द बेकेट अमीर हो जाए। और जूलिया को कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया कि 2 लोगों को मारने वाला बेकेट ही होगा। अब बेकेट का अगला शिकार होने वाला था स्टीफन रेड फेलो, जो गिटार म्यूजिक प्ले करता था और उसकी काफी फैन फॉलोइंग भी थी। बेकेट भी स्टीवन का शो अटेंड करने के लिए गया।
स्टीवन सोचने लगा कि एक के बाद एक दो लोगों का मरना कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन यदि उसी फैमिली का तीसरा आदमी मारा जाएगा तो ये पैटर्न कहलाएगा। लेकिन स्टीवन रेडफेलो के लिए दुश्मनों की कमी नहीं थी। स्टीफन रेडफेलो 2 अलग-अलग कंट्री में मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराया गया था और उसके बिजनेस मैनेजर ने भी उस पर केस किया था। इसलिए बेकेट ने स्टीफन को मार भी दिया तो कोई भी उस पर शक नहीं करेगा। बेकेट क्रिश्चियन मैगजीन का रिपोर्टर बनके स्टीफन रेडफेलो से मिलने के लिए गया। एक्चुअली स्टीफन चर्च की तरफ से क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने का काम करता था। बेकेट ने कहा, हमारे रीडर आपके मूवमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आपके पीछे जो तस्वीरें लगी है, क्या आप उनके बारे में हमें बताएंगे? तब स्टीफन पीछे मुड़कर बेकेट को उन तस्वीरों के बारे में बताने लगा। इसी दौरान बेकेट ने स्टीफन के ड्रिंक में कुछ डाल दिया और बेकेट वापस बैठकर स्टीफन की बातों को सुनने लगा। स्टीफन ने भी अपने बारे में बताते बताते टेबल पर रखी अपनी तलवार उठा ली और उसने बेकेट के गले पर तलवार अड़ा के कहा, मुझे पता है तुम बेन जॉनसन नहीं हो, चलो बताओ तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए? तलवार को अपने गले के पास देखकर बेकेट भी काफी डर गया और वो कहने लगा, मैंने तुमसे झूठ बोला, मैं बेन जॉनसन नहीं हूँ बल्कि तुम्हारा कजन हूँ। ये सुनते ही स्टीफन रुक गया और कहने लगा, क्या तुम द पोस्ट से नहीं आए हो? सॉरी, मैं काम कर करके पागल हो गया हूँ, मुझ पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। मुझे तो पता होना चाहिए था कि हम दोनों एक ही परिवार के हैं। ऐसा कहते हुए स्टीफन वो ड्रिंक पीने लगा। स्टीफन का व्यवहार नॉर्मल हो गया था तो बेकेट भी वहाँ से जल्दी निकल गया। उसने स्टीफन के ड्रिंक में ट्रोपेन एल्कोलाइड मिला दिया था। ये एक प्री वर्कआउट सप्लीमेंट होता है और इसे जरूरत से ज्यादा ले लिया जाए तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेकेट ने स्टीफन के ड्रिंक में उसे ज्यादा मात्रा में मिला दिया था और स्टीफन भी हार्ट अटैक के कारण मारा गया। आगे नोआ की गर्लफ्रेंड रूथ बेकेट से मिली और उसने बेकेट से कहा, मैं नोआ से 1 वीक बाद ही ब्रेकअप करने वाली थी, लेकिन उससे पहले उसकी डेथ हो गई। आगे बेकेट ने रूथ को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया। बेकेट शाम को घर पर सामान लेकर आया तो उसने देखा कि उसके घर पर पहले से जूलिया मौजूद थी। जूलिया को देखकर बेकेट कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये कहकर जूलिया बेकेट के करीब आने लगी उसे किस करने के लिए, लेकिन तभी घर की बेल बजी। बेल की आवाज सुनकर जूलिया ने पीछे का दरवाजा खोलकर बेकेट को वहाँ से जाने के लिए कहा। जूलिया को ये बुरा लगा और बेकेट ने सामने वाला दरवाजा खोला तो बाहर रूथ थी। बेकेट रूथ से कहने लगा, मेरा खाना बर्बाद हो गया, क्या हम लोग बाहर खाने चले? आगे हमें बेकेट की आंटी कैसेंड्रा रेडफेलो को बताया गया, जो कि एक कंपनी की सीईओ थी और उन्होंने 11 बच्चे गोद लिए थे। एक्चुअली ये बच्चे उन्हें लोगों को दिखाने के लिए गोद लिए थे कि वो दिल की कितनी अच्छी है। जब उन्हें अपने फैमिली मेंबर की डेथ का पता चला तो उन्होंने लेजर बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम लगवाया। कैसेंड्रा स्पा ले रही थी तभी वहां पर बेकेट आया और वो कहने लगा, सॉरी हमने आपको डिस्टर्ब किया, हम फ्री में टीथ व्हाइटनिंग सर्विस प्रोवाइड करवा रहे, क्या आप इस सर्विस को लेना चाहोगे? तब कैसेंड्रा ने ज्यादा बात ना सुनकर उस टीथ को अपने मुंह में रख लिया। उस टीथ के अंदर बेकेट ने कार्बोमाइड पेरोक्साइड मिलाया था। पुलिस को यही लगेगा कि कैसेंड्रा ने बिना ब्रांड का टीथ व्हाइटनर यूज किया, जो वो शायद उनकी लास्ट ट्रिप कंबोडिया से लेकर आई थी। कार्बोमाइड पेरोक्साइड के कारण कैसेंड्रा के टीथ के अंदर एसिडिक रिएक्शन हुआ और इस तरह से कैसेंड्रा भी स्पा के अंदर मारी गई। अब बेकेट का अगला शिकार होने वाला था उसके एक और अंकल मैकआर्थर, जिन्हें प्लेन उड़ाने का काफी शौक था और इसलिए वो जल्दी स्पेस ट्रिप पर भी जाने वाले थे। इसके लिए मैकआर्थ ने $50 मिलियन खर्च किए थे। आगे मैकआर्थ प्लेन उड़ाने जा रहा था, लेकिन उससे पहले उसने कॉफी मांगी, जैसा कि वो हमेशा करता था। लेकिन इस बार मैकआर्थ को कॉफी बेकेट ने दी। कॉफी पीने के बाद प्लेन को फ्लाई करने के दौरान मैकआर्थ को नींद आ गई। प्लेन क्रैश हो गया और मैकआर्थ भी मारा गया। आगे बेकेट रूथ के साथ एक फ्लैट देखने गई और उसे वो फ्लैट काफी पसंद आया। बेकेट रूथ के साथ जल्दी एंगेजमेंट करने वाला था और कार्ड भी छप चुके थे। बेकेट अपने ऑफिस में जाने लगा तभी उसे एफबीआई ऑफिसर ने वापस रोक लिया और एफबीआई ऑफिसर वापस बेकेट से पूछताछ करते हुए सवाल करने लगी, तुमने पिछली बार कहा था कि तुम रेडफेलो फैमिली के संपत्ति के हकदार नहीं हो, क्या ये सही है? बेकेट ने कहा, हाँ मैं तो यही जानता हूँ कि उस संपत्ति में मेरा कोई हिस्सा नहीं। तब एफबीआई ऑफिसर पेनफील्ड ने कहा, हमने कुछ रिसर्च की है और हमें तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है। तब वहां बैठे ऑफिसर ने बेकेट को एक फाइल देते हुए कहा, कांग्रेचुलेशन। बेकेट ने उस फाइल के डॉक्यूमेंट को देखा और वो कहने लगा, मुझे इसके बारे में सच में पता नहीं था। उस डॉक्यूमेंट के अनुसार रेडफेलो फैमिली में सबके मारे जाने के बाद बेकेट ही संपत्ति का असली हकदार होगा। मैथ्यू ने कहा, क्या तुम हमें बताओगे कि 10 तारीख को दोपहर में तुम कहाँ थे? तब बेकेट ने अपना लैपटॉप देखकर उन्हें बता दिया कि वो दोपहर के समय में कार्ट से हॉट डॉग खरीद के खा रहा था। मैथ्यू और पेनफील्ड ने उस दिन का सीसीटीवी फुटेज देखा तो सचमुच बेकेट हॉट डॉग खरीद के खा रहा था। मैथ्यू कहने लगा, इसे ये भी याद था कि इसने कहां से हॉट डॉग खरीद के खाया था। एक्चुअली बेकेट ने अपने अंडर काम करने वाले एक लड़के को अपना कोट पहनाकर हॉट डॉग खरीदने भेजा था। आगे बेकेट के ऑफिस में मीटिंग चल रही थी और सभी लोग वॉरेन को बोल रहे थे, मार्केट क्रैश हो गया है, हमारे सारे स्टॉक नीचे चले गए हैं, हमें जल्दी अपने स्टॉक बेचकर निकलना चाहिए, नहीं तो हम भी फंस जाएंगे। वॉरेन कहने लगा, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने 35 साल लगाए अपने शेयर होल्डर का विश्वास जीतने में, मैं अपने शेयर होल्डर को डूबता हुआ छोड़कर नहीं जाने वाला। मीटिंग के बाद वॉरेन जाने लगा और उसके साथ बेकेट भी था। अचानक से वॉरेन को अटैक आया और बेकेट ने उसे पकड़ लिया। वॉरेन को हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पर बेकेट मौजूद था। वॉरेन बेकेट से कहने लगा, तुम पैसों के पीछे दौड़ते हो, ये काफी अच्छा है, लेकिन मुझे देखो, मैं 61 साल का हो चुका हूँ और मुझसे मिलने तुम्हारे अलावा कोई नहीं आया।
इसलिए लाइफ में एक ऐसा पर्सन जरूर ढूंढना जो तुम्हारा साथ दे। और वॉरेन ने भी बेकेट के सामने ही दम तोड़ दिया। वॉरेन के जाने के बाद रेडफेलो फैमिली में बस एक ही आदमी बचा था और वो आदमी था व्हाइटलॉ रेडफेलो, जिसने मैरी को घर से निकाला था जब मैरी प्रेग्नेंट हो गई थी। व्हाइटलॉ रेडफेलो यानी बेकेट के ग्रैंडफादर। बेकेट अपने ऑफिस में था तभी उसके साथ काम करने वाले आदमी ने उसे लेटर ला कर दिया। बेकेट ने देखा तो वो लेटर व्हाइटलॉ रेडफेलो का था। बेकेट ने रूथ को कॉल करके कहा, मेरे ग्रैंडफादर ने आज शाम को मुझे डिनर पार्टी में बुलाया है। रूथ कहने लगी, लेकिन आज फ्राइडे है, तुम्हें याद है ना आज क्या है? आज रूथ और बेकेट की एंगेजमेंट थी। तब बेकेट ने कहा, मुझे अपॉर्चुनिटी वापस नहीं मिलने वाली, वो किसी से नहीं मिलते। रूथ ने कहा, तो 7 बजे तक घर पर आ जाना, नहीं तो तुम अपनी एंगेजमेंट पार्टी मिस कर दोगे। बेकेट अपने ऑफिस में गया तो उसके ऑफिस में जूलिया बैठी हुई थी और जूलिया कहने लगी, तुम्हारे लिए पैकेज है। बेकेट ने एनवेलप खोला तो उसके अंदर कुछ फोटोज थे। ये सारे फोटो बेकेट के थे जब उसने मर्डर किए थे, उस दौरान ये फोटो लिए गए थे, यानी जब वो स्टीवन से मिला था और उसने उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया था। जब वो बाहर निकला उस दौरान उसकी फोटो ली गई थी। जब उसने अंकल मैक आर्थर को प्लेन उड़ाने से पहले कॉफी दी थी, उस समय भी बेकेट की फोटो ली गई थी। जूलिया उसे ब्लैकमेल कर रही थी और बेकेट ने उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? जूलिया ने कहा, शाम 5 बजे तक मुझे डाउन पेमेंट चाहिए, $3 लाख। तुम्हारे पास इस कंपनी की चेकबुक है और तुम अकाउंट को हैंडल करते हो, इतना तो तुम कर ही सकते हो। इतने पेमेंट का चेक मेरे हस्बैंड को जाकर दे देना। तुम्हारे पास 30 मिनट है, अगर ये चेक मेरे हस्बैंड को नहीं पहुंचा तो मैं ये पैकेज तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पहुंचा दूंगी। ये सुनकर बेकेट जल्दी में अपने ऑफिस से निकल गया। बेकेट जल्दी से जूलिया के हस्बैंड के कैबिन में पहुंचा और वो उसके हस्बैंड से फोन लेकर जूलिया को गाली देते हुए कहने लगा, मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ। जूलिया ने कहा, ठीक है, चेक साइन करके छोड़ दो। तब बेकेट चेक पर साइन करते हुए जूलिया के हस्बैंड लायल को कहने लगा, तुम तो काफी पैसा बनाने वाले हो। लायल ने कहा, मैं इनमें से कोई पैसा नहीं रखने वाला, ये सारा पैसा वो लेकर मुझे छोड़कर चली जाएगी। वो मुझे नहीं चाहती, लेकिन तुम उसके लिए मायने रखते हो। ऐसा कहते हुए लायल ने बेकेट को बास्टर्ड बोल दिया। ये सुनते ही बेकेट को गुस्सा आया और उसने लायल को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। लायल उसे मारने लगा तब बेकेट ने उसे पकड़कर गिरा दिया और लायल वहीं नीचे गिरकर रोने लगा। बेकेट वहां से निकलकर सीधा रेडफेलो फैमिली के घर पर गया, जहां पर व्हाइटलॉ रेडफेलो रहा करता था। रूथ की पार्टी में सभी लोग आने लगे थे और वो बेसब्री से बेकेट का वेट कर रही थी। बेकेट के लिए घर के सर्वेंट ने दरवाजा खोला और बेकेट घर के अंदर गया तो उससे व्हाइटलॉ रेडफेलो मिला। बेकेट को छोड़कर उस फैमिली का आखिरी सदस्य जो अब तक जिंदा था। आगे बेकेट व्हाइटलॉ के साथ डिनर करने लगा। तब व्हाइटलॉ ने कहा, तुम फाइनेंशियल सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहे हो और अब तुम बहुत आगे निकल चुके हो। इसके लिए तुमने बहुत मेहनत की होगी, कई लोगों के सिर फोड़े होंगे और कई लोगों को अपने रास्ते से हटाया होगा। बेकेट ने कहा, शायद 2 या 3 लोगों को। तब व्हाइटलॉ ने कहा, मेरी मेरे बच्चों में सबसे पसंदीदा थी। वो तेज तर्रार थी और हमेशा अपने फैसले लेने में सक्षम थी। बेकेट ने कहा, तो उस समय आपने उनकी मदद क्यों नहीं की? व्हाइटलॉ ने कहा, चलो छोड़ो इन सब बातों को, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। आगे व्हाइटलॉ बेकेट को एक कमरे में ले गया और उसने उसे गन दिखाई। व्हाइटलॉ ने कहा, ये तुम्हारे अंकल की गन है, क्या तुम इस गन को देखना चाहोगे? बेकेट ने गन ली और व्हाइटलॉ ने अपनी छाती दिखाते हुए कहा, इसे यहाँ ट्राई करो। बेकेट ने भी उस गन को व्हाइटलॉ की छाती की तरफ तान दिया। बेकेट काफी घबराया हुआ था और उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था कि वो गोली चला दे, क्योंकि व्हाइटलॉ और उसके फैसले की वजह से उसने और उसकी माँ ने दुख में जीवन बिताया था। तब बेकेट ने गोली नहीं चलाई और वो व्हाइटलॉ से कहने लगा, अब मुझे जाना होगा। बेकेट जाने लगा तो उसने देखा कि घर के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए गए थे और दरवाजे के बाहर घर का सर्वेंट खड़ा हुआ था। बेकेट एक कमरे में जाकर खिड़की को ओपन करने लगा तो खिड़की भी बंद थी। तभी बेकेट ने देखा कि दरवाजे के बाहर कोई मौजूद था। तब बेकेट ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर व्हाइटलॉ खड़ा था, जिसने बेकेट पर गोली चला दी, लेकिन वो गोली दरवाजे पर जा लगी और बेकेट नीचे गिर गया। व्हाइटलॉ अंदर आने लगा तब बेकेट ने दरवाजे की लकड़ी उठाकर उसके पाँव में मार दी और बेकेट अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगा और व्हाइटलॉ भी उठकर उस पर गोलियां चलाने लगा। व्हाइटलॉ कहने लगा, मैंने तुम्हें चांस दिया था मुझे खत्म करने का, लेकिन तुमने वो चांस गवा दिया। बेकेट एक कमरे में गया तभी उसे एक तीर नजर आया और बेकेट उस तीर से दरवाजे की तरफ निशाना लगाने लगा। जैसे ही व्हाइटलॉ अंदर आया बेकेट ने वो तीर चलाया, लेकिन वो तीर टूट गया। तब व्हाइटलॉ वापस से बेकेट पर गोलियां चलाने लगा। व्हाइटलॉ गन लोड करने लगा तभी बेकेट ने वापस दूसरा तीर उठाकर चलाया और इस बार निशाना सीधा व्हाइटलॉ की छाती पर जा लगा। बेकेट ने एक और तीर लेकर वापस चलाया और इस बार निशाना व्हाइटलॉ के गले में जा लगा। व्हाइटलॉ वहीं गिरकर मारा गया। यह बेकेट का आखिरी मर्डर था, लेकिन यह मर्डर न कहलाकर सेल्फ डिफेंस कहलाएगा। पुलिस वहां आई और एक टीम बेकेट के हाथ में पट्टी करने लगी। तब बेकेट कहने लगा, मुझे मेरी एंगेजमेंट पार्टी में जाना है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। पुलिस बेकेट से सवाल कर रही थी, तो आपका आपके ग्रैंडफादर से कोई रिश्ता नहीं था? बेकेट ने जवाब दिया, इस रात से पहले मैं आज तक उनसे कभी नहीं मिला। मुझे अभी के लिए जाना होगा, मैं आपको बाद में सारे जवाब दे दूंगा। तब पुलिस वाले ने भी बेकेट को वहां से जाने दिया, लेकिन बेकेट ने रूथ को पूरा सच ना बताकर ये कहा, तुम्हें न्यूज देखना चाहिए। अब बेकेट के ग्रैंडफादर भी मारे जा चुके थे और रेडफेलो परिवार की सारी संपत्ति बेकेट की हो चुकी थी
और बेकेट अब कौन है, किस पोजीशन पर है, यह अनाउंसमेंट करने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया जहां सभी मीडिया कर्मी और बड़े बड़े लोग मौजूद थे। बेकेट उस पार्टी में था और वो रईस लोगों से मिल रहा था। तभी वहाँ FBI ऑफिसर पिनफील्ड भी आ गई। पिनफील्ड बेकेट को कहने लगी, हम तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आए हैं, तुमने लायल आर्चडेल का मर्डर किया है। ये सुनकर बेकेट शॉक रह गया क्योंकि लायल आर्चडेल जूलिया का हस्बैंड था। बेकेट लॉयल के ऑफिस में गया था उसे चेक देने के लिए और उसके बाद लॉयल के ऑफिस से लॉयल की बॉडी मिली। बेकेट को पुलिस अरेस्ट करके ले गई और रूथ भी काफी दुखी हुई। बेकेट पर कोर्ट में केस चलाया गया और केस के दौरान बेकेट की वीडियो फुटेज भी दिखाई गई कि जिस दिन लॉयल का मर्डर हुआ उस दिन बेकेट काफी गुस्से में उसके ऑफिस में आया था और बेकेट के जाने के बाद ही लॉयल की बॉडी ऑफिस से मिली। बेकेट को ऑफिस में गुस्से से आते हुए सभी ने देखा था तो सभी ने बेकेट को पहचान लिया। जो मर्डर वेपन लॉयल के पास से मिला उस पर बेकेट के फिंगरप्रिंट भी थे। बेकेट ने देखा कि वो लेटर ओपनर था जिसे लॉयल के ऑफिस में गुस्से से बेकेट ने उसके टेबल पर रखा था। कोर्ट में जूलिया को भी गवाही के लिए बुलाया गया जिसने सबसे पहले अपने हस्बैंड की बॉडी को देखा था। जूलिया कोर्ट में गवाही देने लगी कि बेकेट पूरी जिंदगी मुझसे प्यार करता रहा और इसलिए शायद उसने मेरे हस्बैंड को मार दिया। ऐसा कहकर जूलिया रोने लगी। ये गवाही सुनकर कोर्ट में बैठी रूथ भी वहां से चली गई। कोर्ट में बेकेट को गिल्टी माना गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। आगे बेकेट जेल में था तभी उससे मिलने जूलिया आई और बेकेट ने जूलिया को बताया, जब मुझे लॉयल की बॉडी उसके ऑफिस में मिली उस वक्त मुझे उसकी बॉडी के पास से और कुछ भी मिला, एक लेटर जो लॉयल ने काफी अच्छी तरह से लिखा था। ये सुनकर बेकेट ने कहा, क्या लॉयल सुसाइड नोट छोड़ के गया था? तुम्हें वो नोट कोर्ट में देना चाहिए ताकि मैं बच सकूं। बताओ जूलिया, तुम्हें क्या चाहिए? 24 घंटे बाद मेरी सजा का टाइम होगा और मैं मारा जाऊंगा। जूलिया ने कहा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब कुछ मेरे नाम कर दो। यह बोलकर जूलिया वहां से चली गई। बेकेट के पास और कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए उसने अपनी सारी संपत्ति जूलिया के नाम कर दी। फादर जेम्स को यह बात बताते हुए बेकेट कहने लगा, अब तो आपको पता चल गया होगा कि मैं इतना शांत क्यों हूँ, क्योंकि मेरी सजा को अभी भी 1 घंटा बाकी है और मुझे लगता है जूलिया मुझे बचा लेगी। ऐसा कहते हुए बेकेट की आंखें भर आई क्योंकि उसे अभी भी विश्वास नहीं था कि जूलिया उसे बचाएगी। लेकिन आखिरकार जूलिया ने पुलिस को उसका सुसाइड नोट दे दिया और बेकेट को जेल से रिहा कर दिया गया। बेकेट जेल से बाहर आया तब रूथ बाहर खड़ी हुई थी और रूथ बेकेट को उसकी चेन देकर गुस्से से वहां से चली गई। तभी बेकेट ने देखा कि वहां पर जूलिया भी एक महंगी गाड़ी के साथ खड़ी थी और बेकेट जूलिया की गाड़ी में जाकर बैठ गया। बेकेट ड्रिंक पी रहा था और उसे दुख होने लगा कि उसे जूलिया के साथ रहना होगा, उसकी बातें माननी होगी। अपने पूरे परिवार को मारने के बाद भी वो संपत्ति का मालिक नहीं बन पाया। गाड़ी रेडफेलो फैमिली के घर में चली गई और ये मूवी यहीं खत्म हो गई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाइप ऑप्शन का जरूर यूज कीजिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।